सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव करेंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस चैनल पर मैं यहां पर आपको पढ़ाता हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और बाकी बच्चे भी देख सकते हैं जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या जिन्हें 12th की केमिस्ट्री अच्छे समझ में ना आ रही हो, सबके सब के लिए ये वीडियो अवेलेबल है, सबके सब देख सकते हैं। तो हम अपनी एक सीरीज़ यहाँ पे चला रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम यहाँ पर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर एक चैप्टर का प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पर। और चैनल पर और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पूरी ख़त्म कर दी है और उसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे एक्सेसिबल है, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे 12th क्लास की केमिस्ट्री का। और तकरीबन 50% क्वेश्चन हर एग्जाम में इस ब्रांच से तो ज़रूर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाइए, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बेसिक बताया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टोटल 4 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। ऑर्गेनिक में आपके टोटल 4 चैप्टर्स यहाँ पे हैं। एक है, सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और आज इसी चैप्टर पर हम अपना मेन फोकस करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है आपका एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो आपका है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और लास्ट चैप्टर आपका अमाइंस है, लास्ट चैप्टर आपका अमाइंस। तो ये बेसिकली आपके 4 चैप्टर्स 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं। और इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा अगर आपने 11th क्लास की जीओसी पढ़ी है। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर हर चैप्टर जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसका बेसिक्स उसी में छुपा हुआ है। अगर आपको 11th क्लास की जीओसी नहीं आती है तब आप यहाँ पर अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहला काम, आप अपने 11th की जीओसी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नहीं आता है तो कम से कम उसके कुछ बेसिक आइडियाज़ उस चैप्टर के ले लीजिए, तभी आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर को। इस चैप्टर में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिएगा, वीडियो में यहाँ पे आगे बताएंगे। और ये सारे चैप्टर्स भी आपके सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो इसमें आज हम यहाँ पर मोटा मोटा हम बात करने वाले इंट्रो के बारे में, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन वगैरह की बात करेंगे। फिर आपका नॉमेनक्लेचर होगा और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके यहाँ पे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एरीन्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स के बारे में आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको लगातार रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर सबसे पहला तो सवाल आपका होगा सर कि ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं, मीन्स ये बनते कैसे हैं, मीन्स ये कंपाउंड्स आते कैसे हैं। तो इनके नाम में ही छुपा हुआ है। आपने एल्केन शब्द जाना होगा, एल्केन शब्द आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन क्या होता है? कार्बन की चेन लगी हो और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे सब कनेक्टेड हो। डबल बॉन्ड अगर होता है तो एल्कीन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन हो जाता है। जैसे देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका एल्केन हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका डबल बॉन्ड हो गया तो ये आपका एल्कीन हो जाएगा। और अगर लास्ट में अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये आपका यहाँ पे एल्काइन हो जाएगा। तो इतनी बातें तो आपको आते ही होंगी। और हाइब्रिडाइजेशन भी आपको इनकी मालूम होगी ही। एल्केन की यहाँ पे sp3 होती है, एल्कीन की sp2 होती है और एल्काइन की यहाँ पे आपकी sp होती है। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो अब हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? तो एल्केन तो हमने समझ लिया। अब ये आप पूछेंगे हेलो का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो हेलो वर्ड होता है, हेलो आपका
हैलोजेंस को यहाँ पे बताता है। हैलोजेंस मतलब कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। हैलोजेंस मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को ही हम लोग हैलोजन फैमिली या हैलोजन ग्रुप यहाँ पे कहते हैं। और इसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 कंपाउंड आपके हैलोजन होते हैं। तो मीन्स हैलो एल्केन्स का मतलब होता है जब ये एल्केन जब इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स में यहाँ पर जुड़ जाए, मतलब इन दोनों का जब एक दूसरे से कनेक्शन हो जाए, यानी कि कोई भी एक हैलोजन और एक एल्केन जब मिल के टुगेदर फॉर्म होकर एक कंपाउंड बनाए, तो वही कंपाउंड पे हम लोग हैलो एल्केन्स कहते हैं। यानी कि हैलोजन प्लस एल्केन्स का एडिशन ही हमें हैलो एल्केन्स प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ क्या होता है, एल्केन में से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ भी कुछ हाइड्रोजन रहेगा। तो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका रिलीज होता है और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लेता है। और यहाँ से रुकिए, मैं आपको पूरा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, एक सेकेंड। वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो लगातार नोटिफिकेशंस मिलने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए और अपनी 12th की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इतना तो सीखना ही है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ये केमिस्ट्री का और इसे आपको आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ एल्केन आपका दिया हुआ है, ये 3 है, सॉरी CH3 CH2 CH2, ओके। यहाँ पे भी एक लाइन होगी। अब इसमें क्या है, आपने मान लीजिए एक हैलोजन लाया, जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन लाया, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन भी होगा और कुछ सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो अब ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा और ये अलग निकलेगा, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन कम होगा, तो आपका एक H और Cl यहाँ पे अलग मिलेगा। यहाँ से दिख रहा होगा एक Cl एक हाइड्रोजन ले रहा है, तो एक HCl यहाँ पे निकल रहा है। और अब इसके साथ जो कंपाउंड बचेगा, इसके साथ जो कंपाउंड बचेगा, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, सॉरी HCl वेट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया, मिस्टेक हो गई मेरे से, वेट अ सेकेंड। हाँ तो देखिए ये आपका जो एल्केन है, जब यहाँ पर एक आएगा क्लोरीन तो यहाँ पे डायरेक्टली एडिशन होगा, आपका एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा, तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा अलग कहीं H+ के साथ, और ये जो आपका क्लोरीन है वो जाके इससे जुड़ जाएगा। तो आपको क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा, कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा CH3 CH2 और ये आपका यहाँ पे CHCl होगा। तो ये होता है आपका यहाँ पे हेलो एल्केन। जब हेलोजन का एडिशन एक एल्केन पे जाके होता है तब हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। और हेलो एल्केन्स आपके 4 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है आपका मोनो हेलो एल्केन होता है, डाई हेलो एल्केन होता है, ट्राई हेलो एल्केन होता है और टेट्रा भी होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ ट्राई तक ही जानने की ज़रूरत है, आगे की चीज़ें अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना है आपको उतने समझने की ज़रूरत है। अब मोनो हेलो एल्केन का क्या मतलब होता है, जब एक हेलोजन आके यहाँ पे लगा रहे, यानी कि एक हेलोजन आपका यहाँ पर होगा, एक क्लोरीन मान लो यहाँ पे होगा। डाई में क्या होगा, 2 क्लोरीन हो गया, ट्राई में आपका 3 क्लोरीन होगा। ऐसा ही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक सेकेंड, ओके। ओके, तो यहाँ पे आपका एक हेलोजन रहेगा, या 2 हेलोजन या 3 हेलोजन, जितने हेलोजन्स रहेंगे उतनी उनकी यहाँ पर मोनो या डाई ट्राई आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, इतने हेलोजन एल्केन से डायरेक्टली लगे हों। ओके, अब यही सेम बात हम करते हैं हेलो एरीन में। अब हेलो एरीन में क्या रहता है, एरीन का मतलब आपका होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप सभी जानते होंगे, ये बेंजीन होता है। अब यहीं पे डायरेक्टली हेलोजन यहाँ पे लगा रहता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन लग गया, तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया, इसका जो नेम होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, यही हमारा हेलो एरीन यहाँ पर होता है। और हेलो एरीन को हम लोग एराइलिक हैलाइड भी कहते हैं, एराइलिक हैलाइड भी कहते हैं हेलो एरीन्स को, एराइलिक हैलाइड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है। अब इसमें भी मोनो डाई और ट्राई होता है, एक से ज़्यादा यहाँ पे अगर हेलोजन लगा दिया, मतलब यहाँ एक लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी मोनो डाई ट्राई की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे रहती है, आती है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपका क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन लिख लीजिए, क्योंकि एक हेलोजन यहाँ पे है इसलिए 1 क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इतना तो मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, अगर एक बॉन्ड है तो sp3 होगा, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे sp होगा। यानी कि जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिंगल डबल ट्रिपल होती जाएगी, आपकी ये जो p का जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा। इस बात से समझो, p का पावर रिड्यूस होगा जैसे ही बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो बॉन्डिंग, या कह सकते हो बॉन्डिंग की जो लाइन्स है ये अगर बढ़ी तो p का पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली याद कर लो, ऐसे याद कर लोगे तो कम से कम याद रहेगा। नहीं तो अगर कंसेप्चुअल भाषा से जाओगे तो समझने में तुमको थोड़ा सा समय लग सकता है, और तुमको एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। तो यही याद रखो कि अगर बॉन्डिंग यानी कि ये जो लाइन्स है, अगर ये लाइन्स यहाँ पे बढ़ गई तो पी का पावर कम हो जाएगा, एब्सोल्युटली कम होगा, और ये इतना ही होता है, ये 3 तक ही होता है। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब क्लासीफाई हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए 5 तरीके के यहाँ पे होते हैं। मीन्स क्लासिफिकेशन को हम और कुछ नहीं बल्कि टाइप्स ही कहते हैं, टाइप्स ही होता है। तो 5 टाइप्स यहाँ पर आपके आएंगे, या हम लोग 5 तरीके में इसको क्लासीफाई करेंगे, जिसमें से आपके जो 3 हैं ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से होंगे, और ये जो 2 हैं ये आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन से होंगे। तो आइए अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हम यहाँ पहले इसको रब करते हैं। वीडियो को लाइक करते रहो यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करते रहो, ताकि हमें ही पता चलता रहे कि वीडियो देख रहे हो और तुमको यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन में हमारे सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्लासिफिकेशन की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो आपका डायरेक्टली अल्काइलिक हैलाइड होता है। सबसे पहला यहाँ पे आपका होता है एल्काइलिक हैलाइड। एल्काइलिक हैलाइड, एल्काइलिक हैलाइड का क्या मतलब, सिंपल सा वही जो मैंने वहाँ पे हेलो एल्केन ड्रॉ किया था, ये आपका एल्काइलिक हैलाइड होता है। यानी कि एक हैलोजन डायरेक्टली आपका यहाँ पे कार्बन की चेन से लगा रहे, बस यही आपका एल्काइलिक हैलाइड होता है, और इसमें कोई भी बात नहीं होती है। अगली बात यहाँ पे होती है हमारी यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड की। अब एलाइलिक हैलाइड यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए एलाइलिक हैलाइड में क्या रहता है, कार्बन की यहाँ पे चेन रहती है, और मान लीजिए इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो अब जो आपका हैलोजन है अगर वो यहाँ पे कनेक्टेड है तब बस इसको एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ये आपका एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल होता है। देखियो एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि वो हैलाइड या वो हेलो एल्केन जिसमें कार्बन, जब 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, 2 कार्बन के बीच में जब एक डबल बॉन्ड हो, और उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जब एक दूसरा कार्बन कनेक्टेड हो, जब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जब ये दूसरा कार्बन ये जो कनेक्ट है और इस पर्टिकुलर कार्बन से जब तुम्हारा हैलोजन जुड़ता है तब उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जब अगला कार्बन होता है उस कार्बन से जब हैलोजन जुड़ता है तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी कि एक सेकेंड इसको रब करते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए एलाइलिक में क्या होता है, हैलोजन अटैच्ड विथ कार्बन, हैलोजन अटैच्ड विथ कार्बन which is connected या अटैच देख सकते हैं, which is connected to a doubly bonded carbon, यानी कि अगर कोई कार्बन है अगर वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है एक दूसरे कार्बन के साथ, तो वो पर्टिकुलर कार्बन जब एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो और उससे जब जाके हैलोजन जुड़ जाए तो बस वो आपका एलाइलिक हैलाइड यहाँ पे कहलाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एलाइलिक हैलाइड यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे एक और sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे आपका होता है हैलाइड या हेलोएल्केन, उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में यहाँ पे बहुत महानुभाव होंगे ऐसे जो क्या सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ वो लोग क्या सोच रहे होंगे। वो लोग सोच रहे होंगे कि बेंजीन का रिंग है
और इस पे ये जो हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है यही हमारा बेंजाइलिक हैलाइड होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है, ये नहीं होता है। सही जो होता है आपका बेंजीन रिंग तो यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व रहेगा, ये थोड़ा सा ड्राइंग पे मत जाइएगा। और यहाँ पे क्या रहता है, अब आप सभी जानते होंगे कि अगर ये गोला यहाँ पे ना हो, बेंजीन में जब ये गोला नहीं होता है तो यहाँ पे ऐसे लाइंस बनी रहती हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। ऐसी लाइंस बनी रहती हैं, बिल्कुल बनी रहती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। वेट अ सेकेंड। तो अब बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में आप यहाँ पे जान लीजिए। तो अब क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में जब एक कार्बन कनेक्टेड हो और उस कार्बन से जब हमारा हैलोजन कनेक्टेड हो तब उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड होता है, यानी कि हैलोजन अटैच्ड विथ कार्बन विच इज कनेक्टेड टू अ बेंजीन रिंग। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे आप उतारोगे, ये जो सेम चीज़ है वही बेंजाइलिक में उतारोगे, बस यहाँ तक विच इज़ कनेक्टेड टू अ तक सेम चीज़ उतरेगा। और उसके बाद यहाँ बस लिख दोगे कनेक्टेड टू अ बेंजीन रिंग, यानी कि हैलोजन अटैच्ड विद कार्बन विच इज कनेक्टेड टू अ बेंजीन रिंग। यानी कि जब कोई बेंजीन रिंग पे एक अलग से कार्बन जुड़ा रहता है और उस कार्बन से जाके आके एक हैलोजन लग जाए तो उसी को हम वहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये तीनों के तीनों आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहाँ पे एरो से लिख लीजिए, ये तीनों के तीनों आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए समझने के लिए। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने दूसरे टाइप के बारे में जो मैंने बताया था sp2 हाइब्रिडाइज्ड करने में। तो इसको पहले पूरा रब कर लूँ। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जिनको भी केमिस्ट्री यहाँ पे 12th क्लास की समझने में मुश्किल होती है वो इस चैनल पे यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे रब हो चुका है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बारे में। तो अब ये हाइब्रिडाइज्ड के आगे बस sp2 लिख लीजिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे दो तरीके के आपके होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड, अब एराइलिक हैलाइड मैंने अभी आपको जस्ट 10 मिनट पहले वीडियो में बताया है। जो लोग वीडियो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा एराइलिक हैलाइड क्या है। तो आई थिंक अब आपने सोच लिया होगा एराइलिक हैलाइड बल्कि और कुछ नहीं आपका बल्कि हैलोएरीन होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पे डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है, यही आपका एराइलिक हैलाइड या हैलोएरीन होता है। अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप मैंने बताया था कि लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस रहती हैं ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे डिनोट करती है। और यहाँ ये सब कार्बन होते हैं, ये सब तो आप जानते होंगे, ये सब के सब यहाँ पे कार्बन होते हैं। और इन कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हमारा यहाँ पे एक हैलोजन कनेक्टेड है और ये 6 कार्बन की चेन है यानी कि बेंजीन रिंग। तो इसे हम एराइलिक हैलाइड या हैलोएरीन यहाँ पे कहते हैं। अब इतना तो आपको पता होगा कि ये जो पोजीशन होती है ये ऊपर की ये आपकी पैरा पोजीशन होती है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है और ये मेटा पोजीशन होती है। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो आप लोग को आता ही होना चाहिए। अब नहीं आता है भाई तो सीखो यार, और क्या कर सकते हो, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। तो ये ऑर्थो, पैरा और मेटा यहाँ पे होता है। तो यही आपके एराइलिक हैलाइड होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने आखिरी टाइप के बारे में या आखिरी क्लासिफिकेशन के बारे में, वो होता है यहाँ पे हमारा विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो बस विनाइलिक हैलाइड में कुछ नहीं होता है, दो डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली एक हैलोजन जुड़ गया, यही आपका विनाइलिक हैलाइड होता है। बस सिंपल और कुछ नहीं होता है। यानी कि जब हैलोजन एक डबली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हो उसी को बस हम विनाइलिक हैलाइड यहाँ पे कहते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एराइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक और एल्काइलिक ये सब के सब क्या होते हैं। वैसे तो एल्काइलिक यहाँ पे लोग डाल देते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे नोमेनक्लेचर है। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर मतलब होता है जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है इसी को डायरेक्टली हम यहाँ पे हाँ, तो देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर यहाँ पे क्या होता है आप सभी यहाँ पे सोच रहे हैं। नोमेनक्लेचर बल्कि और कुछ नहीं बल्कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। नोमेनक्लेचर आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब क्या रूल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं आपके
केमिकल नेम्स असाइन करने के लिए, केमिकल नेम्स की असाइनमेंट के लिए, केमिकल नेम्स की असाइनमेंट। और ये हम लोग असाइनमेंट किसको करते हैं? केमिकल कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स को। यानी कि जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे आपके बनते हैं केमिकल कंपाउंड, उन सभी केमिकल कंपाउंड्स को हम कुछ नेम वहाँ पे असाइन करते हैं, और उन नेम को असाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। बस उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को ही हम लोग नॉमेनक्लेचर के अंडर में लाते हैं, जो कि आपके IUPAC नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। IUPAC नेमिंग रूल्स होता है, और एक होता है आपका कॉमन नेम्स। यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, इनके कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, कुछ वहाँ पे IUPAC नेमिंग रूल्स होते हैं। तो बहुत सारे नेम्स वहाँ पे, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसका एक कॉमन नेम होगा और दूसरा उसका IUPAC नेम पक्का होगा, ये कंफर्म है। तो जैसे मान लो ये 4 कार्बन है, अब यहाँ से मान लो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग कॉमन नेम में बात करें, कॉमन नेम में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एन आगे क्या होगा, क्या होता है? मोनोडाई प्रॉप, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मान लो एक कार्बन और लगा देते हैं, ठीक है? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम में हम इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। 5 के लिए क्या यूज होता है? पेंटेन यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका एन पेंटेन, नहीं पेंटाइल यहाँ पे होगा, एन पेंटाइल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम यहाँ पे हो गया, एन पेंटाइल ब्रोमाइड इसका यहाँ पे ये कॉमन नेम होता है। और इन नॉमेनक्लेचर समझने के लिए और ये नेमिंग में कैसे कर रहा हूँ ये समझने के लिए आपको 11th की GOC यानी बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था और अभी फिर बोल रहा हूँ, GOC पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब इसका बात यहाँ पे होता है IUPAC नेमिंग में। अब IUPAC नेम या IUPAC नेम इसका क्या होगा? ये हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन कॉमन नेम आ रहा है। और IUPAC नेम में बस डिफरेंस क्या है कि ये आपका पुराने समय का है और ये आपका मॉडर्न समय का है। यानी कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि मॉडर्न डे नेम्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को। और कॉमन नेम्स वो नेम्स हैं जो कि पहले के टाइम में यानी कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पर कंपाउंड्स को नेम यहाँ पे असाइन किया गया था। बस ये होता है कॉमन नेम और IUPAC नेम में डिफरेंस। और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, बताना कि इसका यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो। एक ये ले लो और एक मान लेते हैं, अभी सिंपल ही दे रहा हूँ ताकि मुश्किल फील ना हो, और एक मान लो हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं इनके यहाँ पे मुझे आंसर बताना क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप यहाँ पे बताइए वीडियो में, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग को सीखने को कुछ मिल रहा है या नहीं, या आपकी 11th की GOC स्ट्रांग है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे कुछ IUPAC के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं और इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, और भी बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो IUPAC नेमिंग रूल्स में क्या होता है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम यहाँ पे खोजते हैं कंपाउंड में, यानी जो भी कंपाउंड रहता है उसमें जितने भी कार्बन होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी चेन कहाँ आ रही है, सबसे पहले हम उसको खोजेंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ पर कितने कार्बन हैं उनको गिनेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं, आपका पेंट हो, हेप्ट हो, प्रॉप हो, वगैरह वगैरह जो भी हो। उसके बाद जो वहाँ पे पेरेंट चेन होती है यानी कि रूट वर्ड, वहाँ रूट वर्ड हम लोग क्या लगा सकते हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम वहाँ पे साइड ग्रुप्स को नेम करेंगे, यानी कि जो आपके हैलोजेंस होते हैं या आपके अदर कंपाउंड्स को हम यहाँ पे लेते हैं, उन सभी को साइड ग्रुप जो भी रहेंगे उनको हम वहाँ पे नेम करेंगे। फिर उसके बाद वो जो भी साइड ग्रुप्स होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि जैसे आपने ABCD ये सब जैसे आपने पढ़ा है तो इस ऑर्डर में ही आप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर उस साइड ग्रुप का नाम A से शुरू हो रहा होगा और वो मान लीजिए सबसे कोने में लगाओ, लेकिन एक ऐसा है जिसका नाम C से शुरू होगा दूसरे कोने में, तो आपको एक कोने से पहले A को ही लेना है, उसके बाद ही C लेंगे, उसके बाद ही D नाम के साइड ग्रुप को वहाँ पे नेमिंग आप करेंगे। ये IUPAC कुछ कॉमन नेमिंग रूल्स होते हैं, और कुछ और अदर रूल्स भी होते होंगे, तो उन्हें आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, अपने वेरियस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, NCERT वगैरह देख सकते हैं, और बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको देखना है सीखना है तो सीखो। बाकी मैं तो खाली पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, करना तो तुम्हें को है। अब हम यहाँ बात करना है कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं।
कॉमन नेम और IUPAC नेम के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि NCERT में गो थ्रू कर लो। NCERT में यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उन सभी कंपाउंड्स के यहाँ पर कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दोनों दिए हुए हैं। उनको यहाँ पे NCERT में जाके अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। और ज़रूरत पड़े तो 11th क्लास की GOC जो वो भी यहाँ पे देख सकते हो। GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको GOC आनी चाहिए। कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स के लिए आप NCERT को फॉलो कर सकते हो और अदर साइड बुक्स को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, अदर साइड बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं CX बॉन्ड का नेचर, यानी कि CX का मतलब कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। ये आपका यहाँ पे कार्बन है और ये आपका यहाँ पे हैलोजन है। तो अब इनके बीच ये जो बॉन्ड है इसका नेचर कैसा होगा, मीन्स कैसा होगा। अब आप एक चीज़ जान लीजिए अच्छे से कि जो हैलोजन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और कार्बन जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। लेकिन इसको अगर हम पूरा नाम बोलेंगे इन दोनों के नाम को तो ये यहाँ पे होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ चार्ज कार्बन कैरी कर रहा है, कुछ चार्ज हैलोजन कैरी कर रहा है, तो पार्शियल लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। मीन्स जितना कार्बन कर रहा होगा उतना ही हैलोजन करेगा, इसलिए पार्शियल नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बस कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेगा और हैलोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेगा। तो इनके बीच के बॉन्ड का जो नेचर होगा ये पोलराइज होगा, पोलराइजिंग नेचर का होगा। ये यहाँ पे पोलराइजिंग नेचर का होगा, इनके बीच का ये जो बॉन्डिंग है ये पोलराइजिंग नेचर का होगा। और अगर हम यहाँ पे NCERT में देख लें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हैलोजन एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे हैलोजन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे पोलराइजिंग नेचर का है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप NCERT में गो थ्रू करके देख सकते हो। और एक चीज़ और, हैलोजेंस जो होते हैं वो यहाँ पे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी साइज़ जो रहती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ओके, अब हमारा इस वीडियो में आज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है जहाँ पे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को हम कैसे बना सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन होता है अल्कोहल्स की मदद से। अब अल्कोहल्स की मदद से यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत आसानी से की जा सकती है। तो 3 रिएजेंट्स के मैं यहाँ पे आपको नेम देने वाला हूँ। एक होता है यहाँ पे आपका PCl3, PCl5 और SOCl2। इनके थ्रू आप यहाँ पे अल्कोहल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी एक और यहाँ पे आपका कंपाउंड होता है, वो आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, NaBr एंड HCl के साथ। आई थिंक यही होते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। NaBr और HCl यहाँ पे होते हैं, सॉरी HCl नहीं, यहाँ पे आपका ये H2SO4 होगा। हाँ, NaBr और H2SO4। तो इन 4 कंपाउंड्स के थ्रू आप अल्कोहल को इनके साथ रिएक्ट करवा के आप हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले PCl3 के साथ। अब अल्कोहल क्या होता है, कोई भी एक कार्बन का ग्रुप हो उसके साथ OH बॉन्ड लगाओ, उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और अब हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं PCl3 के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमें बनाना है हमारे यहाँ पे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो RX होगा। R को हम यहाँ पे कार्बन कहेंगे, X को हम यहाँ पे हेलोजन कहेंगे। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, तो धीरे धीरे समझे, धीरे धीरे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमें ये R को रखना है और यहाँ से एक क्लोरीन को लेना है, बिल्कुल लेना है। तो अब क्या होगा, तो इन दोनों को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो ये R+ होगा और यहाँ पे Cl- होगा। तो हमारा हेलो एल्केन तो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ये हमारा हेलो एल्केन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका साइड प्रोडक्ट। अब साइड प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से अब क्लोरीन को तुमने ले लिया है तो यहाँ पे कुछ तो बचेगा, कुछ साइड प्रोडक्ट तो आना चाहिए। OH कहाँ जाएगा, ये P कहाँ जाएगा, तो ये तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। क्यों 3 ले लेंगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यानी कि PCl3। तो 3 हम यहाँ से ले लेंगे, तो इसको आप डिवाइड कर देते हैं। 3 आपके यहाँ पे ROH होंगे, ROH
ROH और ROH। अब क्लोरीन तो यहाँ से चला गया, अब यहाँ पे P बचा होगा, यहाँ पे P बचा होगा, P तो बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा। तो अब यहाँ से R, एक मिनट, ये R तो आपका गायब हो जाएगा, सॉरी, ये R तो आपका हटा रहेगा। 3 ROH था, अब इसमें से हमने R को यहाँ पे हटा दिया, तो अब बस यहाँ पे 3 OH बचा हुआ है, 3 OH बचा है, क्योंकि R तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना के हेलोएल्केन बना लिया। अब ये 3 OH है, 3 O है, 3 H है, और यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा P है। तो अब हम यहाँ पे कैसे कंपाउंड बना लेंगे? तो बस सिंपल, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसके साथ क्या बनेगा? इसके साथ जो बनेगा ये 3 हाइड्रोजन रहेगा, फिर आपका ये P यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपका ये 3 ऑक्सीजन आ जाएगा। बस सिंपल से यहाँ पे बात खत्म। PCl3 के साथ बस इतना सही काम करना है। यहाँ पे H3PO3 नाम का एक रिएजेंट आपको यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन के मिल जाएगा। कैसे देख सकते हैं? 3 हाइड्रोजन यहाँ से उठाया गया है, फिर एक यहाँ से फॉस्फोरस को लिया गया, और फिर लास्ट में 3 ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लिया गया। तो H3PO3 यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया एज अ साइड प्रोडक्ट, और RCl आपका हेलोएल्केन यहाँ पे बन गया है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये होगा PCl5। अब PCl5 इसके साथ डन हो गया, अब PCl5 के साथ हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ 3 ROH हमने फिर से लिया हुआ है, तो ये 3 को हम यहाँ से हटा देते हैं या रख देते हैं, आगे देखेंगे काम आ सकता है, बैलेंसिंग करने के लिए काम आ सकता है, हम आगे इसको देखते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ से फिर से सेम ही चीज़ मिलेगा। R जो रहेगा एक Cl को उठा लेगा, R + Cl- हमारा हेलोएल्केन तो बन गया। तो अब आप ये तो बोलेंगे सर कि हमारा हेलोएल्केन तो मिल गया, अब हमारा काम खत्म, हमें कोई मतलब नहीं बाकी चीज़ों से। लेकिन एग्जाम में साइड प्रोडक्ट ही पूछता है, क्योंकि हेलोएल्केन तो बना के तुम कैसे भी बना लोगे, तुमको हेलोएल्केन मालूम ही है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, हेलोएल्केन बन गया। तो बस इतना काम तो हेलोएल्केन तुम बना ही लोगे देख के। लेकिन साइड प्रोडक्ट यहाँ पे लोग जल्दी याद नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और यही गलती होती है। ऐसे साइड प्रोडक्ट के चक्कर में ही लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। तो आओ देखते हैं कैसे बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे 5 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन तो यहाँ आ गया, ठीक है, 1 क्लोरीन तो आ गया, अब यहाँ पे 4 क्लोरीन बच गया है। अब यहाँ से देखो एक R उड़ चुका है, तब यहाँ क्या बचेगा, फिर से OH बचेगा, 3 OH बचा, और अब यहाँ पे 4 क्लोरीन बचा है, 4 क्लोरीन बचा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 4 को, एक मिनट यार थोड़ा सा रब कर देना चाहिए। तो 4 क्लोरीन यहाँ है, 3 OH है, और एक यहाँ पे फॉस्फोरस है। तो अब मैं यहाँ से इसके साइड प्रोडक्ट्स बनाने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे फॉर्म यहाँ पे हो गया। तो RCl हो गया। अब इसके साथ हमारा पहला साइड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे HCl। अब HCl के लिए हमने एक हाइड्रोजन को यूज़ कर लिया और एक क्लोरीन को यूज़ कर लिया। तो अब ये दोनों जो है इनका काम अब हो गया, अब इनसे हमें मतलब नहीं। अब बचा हमारे पास 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन और एक P। बस इसी की मदद से हम अपना अगला कंपाउंड भी बना लेंगे। तो इसके साथ जो अगला जो रिएजेंट बनेगा वो बनेगा POCl3। POCl3 बन गया। 3 क्लोरीन का हमने यूज़ कर लिया, फॉस्फोरस का भी यूज़ कर लिया, और अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब एक बार बताओ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का यूज़ है कि तीनों ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये चीज़ आपको सोचने वाली बात है। मैंने यहाँ पे सामने पूरा का पूरा ड्रॉ करके दिखाई है, आप यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच के यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले रिएजेंट से कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इसको पहले पूरा रब कर लेते हैं। कमेंट करके बताइएगा यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है, कमेंट कर दिया करिए यार। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस हमारे मिलते रहें। तो अब PCl5 से हो गया। अब अगला जो प्रिपरेशन होता है वो होता है SOCl2 से। तो अब यहाँ पे SOCl2 जो रहता है वो आपका वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट होता है, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब इससे बहुत आसानी से हेलोएल्केन बन जाता है। यानी कि प्रिपरेशन तो हर कंपाउंड से होगी, लेकिन इससे प्रिपरेशन सबसे बढ़िया होगी, सबसे आसान तरीके से होगी SOCl2 से। तो बस अब यहाँ पे हमें बनाना है, और ये जो 3 यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए हमने जो यहाँ पे रखा है,
अब इस 3 को हम यहाँ से हटा देंगे, तो अब ये 3 जो है ये आपका गायब हो जाएगा। अब आपका सिंपल यहाँ पे ROH और SOCl2 रहेगा। अब इसके थ्रू हम यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी करेंगे। तो अब क्या होगा, RCl हमें फिर से बनाना है, RCl तो हमें मिल ही जाएगा, हेलो एल्केन तो हमारा मिल गया, R+Cl-। अब बचा क्या यहाँ पे, क्या बचा, एक OH बच गया और यहाँ से हमने Cl उठाया तो आपका SO और Cl बच गया। अब हमें यहाँ से अगला कंपाउंड बनाना है। अब क्या बनेगा यहाँ से बल्कि कुछ नहीं बनेगा, बल्कि आपका यहाँ से एक HCl निकलेगा और एक यहाँ पे SO2 निकलेगा, और ये आपका यहाँ पे एक गैस होती है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत आसानी से यहाँ से लिबरेट आउट होकर निकल जाएगा। इसीलिए इस रिएजेंट के साथ हेलो एल्केन को प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि SO2 गैस यहाँ पे लिबरेट आउट हो जाती है। अब ये देख ही सकते हो, एक H जो है वो इस Cl के साथ बॉन्ड बना लिया और ये SO जो है वो इसके साथ ऐड हो गया। तो बस हमारा यहाँ पे सीधा हेलो एल्केन भी मिल गया, HCl और SO2 यहाँ पे हमारा साइड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे अपने आखिरी प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, वो यहाँ पे होगा ROH NaBr + H2SO4। अब इस प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, हम यहाँ से कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे। हेलो एल्केन बनाना तो आसान है, R+ और Cl- यहाँ पे हमारा बन गया, हेलो एल्केन तो प्रिपेयर हो गया। अब इसके साथ इसके साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेंगे, बल्कि ये जो आपका Na है ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा SO, ये 2 यहाँ पे लेगा और ये SO4, इसके साथ ये Na यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और फिर हमें साइड प्रोडक्ट में एक मिल जाएगा हमें यहाँ पे Na2SO4, और बाकी जो हमारा H और Br बचा है ये अपने में बॉन्ड बना लेगा, तो HBr यहाँ पे बनेगा। तो ये इसके साइड प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे Na2SO4 और HBr, और RCl नाम का हमारा यहाँ पे एक हेलो एल्केन यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप ये सोचिए, क्या मैंने यहाँ पे ये जो डायरेक्टली किया है क्या ये सही है, सही है कि नहीं, सोचिए थोड़ा। बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे गलत है। जिन लोगों ने मेरी गलती पकड़ी वो तो यहाँ पे मतलब अपने कंसेप्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करके रखे हैं, उन्हें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ। तो ये मुद्दा जो है वो तो आपको यहाँ पे गलत है। तो एक बार फिर से पेन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हेलो एल्केन तो बन जाएगा, हेलो एल्केन तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो जो सोचने वाली बात है और कुछ नहीं, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपका इस केस में क्या होता है कि आपका यहाँ पे पानी निकलता है, यानी कि H2O जो है वो यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाता है, यानी कि यहाँ से हमारा H2O चला जाएगा। क्यों, और पिछले वाले मेथड में क्या गलती थी, क्या आप लोगों ने पकड़ा, ये OH का मैंने यूज क्यों नहीं किया, OH का यूज क्यों नहीं किया। अब जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली बस रट रहे होंगे, समझ नहीं रहे होंगे, बस देख रहे होंगे कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, रट लेते हैं याद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे यहाँ पे बन रही है, कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, कौन एलिमिनेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, और 11th की GOC बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इनको आती है उनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो एक बार बेसिक आइडियाज़ तो वहाँ से ज़रूर ले लो, अगर पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं है तो, और अगर पढ़ सकते हो तो पूरा पढ़ लो उसको बस। तो यहाँ पे पानी निकलेगा, तो अब मान लीजिए यहाँ से ये H2O उड़ गया और ये ऑक्सीजन लेके चला गया। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा, एक हमारा Na बच गया, यहाँ से एक H बच गया और SO4 बन गया, ये अपना साथ में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे ये NaHSO4 यहाँ पे बना। अब ये कंपाउंड थोड़ा सही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है, तुम्हें भी सही लग रहा होगा, क्योंकि सबका यूज़ तो हमने कर लिया। RCl यहाँ पे चला गया, अरे एक मिनट, ये Br यहाँ पे है ना, तो ये RBr होगा, RBr हमारा यहाँ बन गया। अब हमारा यहाँ से H2O भी बन गया इन दोनों के साथ, और बाकी फिर ये और ये यहाँ पे बन गया, सॉरी ये आपका इससे बनेगा, सॉरी समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि बिना जब तक समझोगे नहीं समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल से प्रिपरेशन तो होगी। अब अगली प्रिपरेशन की हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एल्कीन से कैसे बनता है। एल्कीन से, एल्कीन्स क्या होती हैं, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, डायरेक्टली एल्कीन्स बन गई। अब यहाँ लेकिन हम थोड़ा सा केस करने वाले हैं, एक हो गया हमारा ये, और इसके साथ मान लो एक CH3 लगा हुआ। हाँ, अब यहाँ पे एडिशन होगा HCl का, H+ और Cl- का, और यहाँ पे एसिड्स का प्रेजेंस यहाँ पर रहेगा, H+ और OH- का। तो अब जब एल्कीन्स की बात आती है, एल्कीन से जब हम हेलो एल्कीन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो केसेस यहाँ पे आपके बनते हैं। एक चलता है यहाँ पे आपका मार्कोवनिकॉव रूल,
एक होता है आपका मार्कोवनिकॉव रूल, मार्कोवनिकॉव रूल, और दूसरा होता है यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। अब एंटी से मतलब समझ जाओगे कि जो काम मार्कोवनिकॉव में होगा बस जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव में होगा। तो मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है? मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि हमारा हाइड्रोजन, यानी कि इस गिवन कंपाउंड में से हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है डबल बॉन्डेड में, वहाँ पे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा ये हाइड्रोजन उसके पास जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ज़्यादा दिख रही है इसके मुकाबले, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हमारा हैलोजन रहेगा ये हैलोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो इसके पास हमें यहाँ पे हाइड्रोजन कम दिख रहा है, तो ये जो हैलोजन है ये चला जाएगा इसके पास, और फिर यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड बना लेगा। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, अब ये क्योंकि इससे जाके अटैच हो रहा है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें जो कंपाउंड यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 CH CH3, और जो हमारा हैलोजन है वो जाके यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। 2 क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे कार्बन पे हमारा हैलोजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी साइड ग्रुप है, तो इसका नाम वहाँ से नंबरिंग में हम यहाँ करते हैं। IUPAC नेमिंग में शायद मैं नंबरिंग लिखना भूल गया था, तो नंबरिंग भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है। तो 2-क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है, और ये हमारा यहाँ पे बनेगा, एक मिनट, ये Cl है खाली, तो ये हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर अगर है तो इसके साथ माइनर भी होगा। माइनर प्रोडक्ट जो है वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, CH के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, एक मिनट, हाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 रह जाएगा और इसके साथ जाएगा क्लोरीन लग जाएगा। तो यही हमारा ये यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और इस केस में हम कह सकते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉव रूल चलेगा। लेकिन क्यों हम नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे तब उस टाइम पे पेरोक्साइड या खारश इफेक्ट का भी प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है यहाँ पे कह सकते हैं मार्कोवनिकॉव लगा है, और यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव लगा है। एंटी मार्कोवनिकॉव में बस डायरेक्टली याद रखना कि CH3 होता है, डबल बॉन्डेड होगा, और यहाँ पे HCl का एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा, H+ और H2O होगा, लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड का प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे हम खारश इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये बन जाएगा, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लो, और इसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो यही होगा। ओके, तो एल्कीन्स से कैसे फॉर्मेशन होती है हेलो एल्कीन्स की, ये तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये जो बन के तैयार हो रहा है, या ये बन के तैयार हो रहा है, ये आपका और कुछ नहीं बल्कि हेलो एल्कीन ही है। तो आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तीसरे तरीके का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। एक होता है आपका यहाँ पे कह सकते हो, हाँ, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे एल्केन्स की लंबी सी लाइन लगी हो कार्बन की, जैसे मान लो इतने कार्बन हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूवी लाइट डाली जाती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, और यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट होता है। और यूवी लाइट जब डालते हैं तब यहाँ पे ये जो क्लोरीन या ब्रोमीन रहता है वो जाके इनमें से एक हाइड्रोजन के पास लग जाता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और फिर वो H जो है वो हमारे यहाँ पे लिबरेट आउट होकर निकल जाता है। तो यहाँ से फिर हमें कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है, माइनर प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको हम यहाँ पे CH3 कर देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये जाएगा अंदर। अब ये क्या करेगा, एक यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, और एक प्रोडक्ट जो हमारा तैयार होगा वो होगा CH3 CHCl CH2 CH3। इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, CH3 CHCl CH2 और CH3। यानी कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हैलोजन जाके नहीं लगेगा, वहाँ पे लग भी सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट के टाइम पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे ये हैलोजन आपका जाके नहीं लगेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। और अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये जो CH3 है ये CH2 रहेगा, यहाँ भी CH2 रहेगा, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ पे Cl जाके लग जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक मेजर बनता है और एक यहाँ पे माइनर बनता है। NCERT में भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं।
तो इसका नाम यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कैसे होता है। तो इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन का एक और नाम होता है, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि फ्री रेडिकल्स यहाँ पे जाके लगते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हम ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन कहते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने आखिरी प्रिपरेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे होता है आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी कि जो आपका हैलोजन होता है वो एक दूसरे हैलोजन के साथ यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है और फिर हमें हेलो एल्केन यहाँ पे मिलता है, तो उसी को हम यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर दो टाइप के आपके नेम रिएक्शंस भी आते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो याद रखिएगा, फिंकेल्स्टीन से हमें आयोडो एल्केन देखने को मिलता है, आयोडो एल्केन या आयोडो एल्काइलिक हैलाइड में देखने को मिलता है, और स्वार्ट्स से हमें फ्लोरो एल्केन देखने को मिलता है। यानी कि फिंकेल्स्टीन जो रहता है वो वही हेलो एल्केन बनाएगा जहां पर हेलोजन आपका आयोडीन ही होगा और उसके अलावा कोई हेलोजन नहीं होगा। और स्वार्ट्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है हेलोजन एक्सचेंज में जो कि सिर्फ कोई भी एल्केन रहेगा उसके साथ हेलोजन सिर्फ फ्लोरीन ही रहेगा और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये इनकी खासियत होती है कि फिंकेल्स्टीन खाली आयोडो एल्केन बनाता है, स्वार्ट्स खाली हमारा फ्लोरो एल्केन बनाता है। तो अब इसका रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं। तो फिंकेल्स्टीन का लिख लीजिए, फिंकेल्स्टीन जैसे मान लीजिए आपका ये कुछ हेलो एल्केन है, यहाँ पे ये हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी है, और इसके साथ जो रिएजेंट फिंकेल्स्टीन का यूज होता है वो होता है यहाँ पे Na का, यानी कि आयोडीन यहाँ पे रहता है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होगा, ये X Na के पास आ जाएगा और I जाके R के प्लस लग जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा एक आयोडो एल्केन और प्लस यहाँ पे NaX हमारा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन देखने को मिलता है। और जो हमारा अगला स्वार्ट्स होता है, स्वार्ट्स में क्या होता है, ये RX रहता है और इसके साथ यहाँ पे AgF या SbF2 हमारा यहाँ पे लगता है। अब क्या होता है, यहाँ पे भी हेलोजन का एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, X इसके साथ चला जाएगा, तो हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लोरो एल्केन मिल जाएगा और साथ में AgX जो है वो यहाँ पे अलग साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पे स्वार्ट्स रिएक्शन। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे क्या क्या होते हैं। तो हम अल्कोहल से प्रिपरेशन करते हैं, एल्कीन से प्रिपरेशन करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन भी करते हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी यूज़ करते हैं जब हमें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी होती है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब हम इस वीडियो के यहाँ पे एंड करने वाले हैं और अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जहाँ पे इसी सेम चैप्टर का हम पार्ट 2 यहाँ पे कवर अप करेंगे, जहाँ पे हम और अदर टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कवर करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और हेलोरीन्स के बारे में भी आगे बातचीत और करेंगे। तो वो हम यहाँ पे काम पार्ट 2 में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको लगातार रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और आपके सारे फ्रेंड्स की मदद यहाँ पे होती रहे जिन्हें 12th क्लास की केमिस्ट्री समझने में मुश्किल होती है। तो मिलते हैं हम फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।